का विश्लेषण लाइए। अब विनोद जी की राय और भी दिलचस्प है। विनोद जी क्या कह रहे हैं? विनोद जी का कहना है, देखिए छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस है, सर्वसम्मति है, सब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। हालांकि अनंत विजय का मानना है टक्कर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं विनोद जी, और राजस्थान में टक्कर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से शुरू करें, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बताया मध्य प्रदेश में गुजरात होने वाला है। आशुतोष कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कर्नाटक होने वाला है। आपके हिसाब से क्या होने वाला है? मानक जी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश होगा। अच्छा, ओके विनोद जी। नहीं, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ही होगा, हर राज्य में वही राज्य होता है। हाँ। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले काफ़ी पीछे थी। जो 60-65 सीटों की बात हमारे अनंत जी कह रहे थे, हर्षवर्धन जी, तो लगभग वो बात सभी कह रहे थे। बीजेपी के नेता भी इस बात को कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में। इधर बीजेपी ने रिकवर किया है, खासकर अमित शाह ने जब से जिम्मेदारी संभाली है और सीधी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। इस समय वहाँ शिवराज सिंह चौहान चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। पूरी टीम दिल्ली की बैठी हुई है, दिल्ली के लोग हैं, और मिनट टू मिनट रिपोर्ट सारी तैयारी दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय से हो रही है। अमित शाह जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव, वो उनके बिल्कुल लेफ्टिनेंट हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। शिवराज जी फेस हैं, मुख्यमंत्री हैं, भाषण दे रहे हैं, योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल सारा जो है वो यहाँ दिल्ली के हाथ में है, और वो भी अमित शाह जी के हाथ में। और कोशिश यही हो रही है कि रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो थोड़ा ग्राउंड रिकवर भी किया है। लेकिन अभी भी कांग्रेस मुझे इसलिए आगे लग रही है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि जो पिछला 2018 का चुनाव था, 2018 के चुनाव में कांग्रेसियों को भरोसा नहीं था कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि 2003 से लेकर के और 2013 तक जो रिजल्ट अगर आप देखें, एक बार 143 सीटें बीजेपी की, एक बार 171 सीटें, और एक बार भी ऐसे कुछ काफ़ी सीटें थी 2003 में। मतलब इतना बड़ा गैप से वहाँ बीजेपी जीत रही थी। तो कांग्रेस के नेताओं को लेकर के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी भरोसा नहीं था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लड़ रहे थे, वो फैक्टर्स थे जो भी हर्षवर्धन जी ने गिराया कि किसानों की नाराजगी थी, सवर्णों की नाराजगी थी, सपाक्स का आंदोलन था, वो सारी चीज़ें थी। इसके बावजूद कांग्रेसी इस बात पे विश्वास नहीं था कि हम चुनाव निकाल लें। उनको लगता था सीटें हमारी बढ़ जाएंगी, हम 80-90 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सरकार जो है ले दे के बीजेपी की बनेगी। लेकिन जब, और वहाँ सिर्फ डबल इस बार से ज़्यादा थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तीनों के बीच में बिल्कुल त्रिकोण बना हुआ था। और बाद में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में एक समझौता भी हुआ और आपस में सिंधिया को आइसोलेट किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद 114 सीटें आई और 109 सीटें बीजेपी की आई, यानी वो जो कांग्रेसी खुद नहीं मान रहे थे वो हो गया। इस बार वो मनोबल बढ़ा हुआ है कि हम 18 में जब हरा चुके हैं तो हम 23 में भी हरा सकते हैं। वो जो आतंक था 173 सीटों का, बड़े बड़े अंतर का, वो इस बार नहीं है। तो वो एक तो मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरा, जिस तरह सरकार गिराई गई वहाँ कोरोना के टाइम में, और जिस तरह सिंधिया 23 विधायकों को लेकर के उधर गए, पाला बदला और सारा हुआ, तो ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार सबसे ज़्यादा नाराजगी है जिसकी बात हो रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उपचुनाव में भी 8 सीटें कांग्रेस वहाँ फिर भी रिटेन कर गई थी 28 में से, जबकि पूरा सरकार बीजेपी की बन चुकी थी, उसके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। और आमतौर पर जब सरकार तोड़ फोड़ करके बन जाती है तो ज़्यादातर उपचुनाव वही जीतती है। हाँ। ग्वालियर में पहली बार 57 साल में सिंधिया की गैर मौजूदगी में कांग्रेस ने अपना मेयर जिताया ग्वालियर में, जो पहले कभी नहीं जीता। ये फैक्टर। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं। वो चुनाव सरकार जाने के बाद कुछ दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष और लीडर पोजीशन दोनों बने रहे। बाद में गोविंद सिंह को बना करके वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और वो भोपाल में ही रहे और बाकायदा पूरे प्रदेश का दौरा किया। और उन्होंने एक तरह से तय कर लिया कि मुझे प्रदेश की राजनीति करनी है। केंद्र में कई बार उनको भी, अशोक गहलोत से पहले उनसे भी बात की गई थी अध्यक्ष बनाने की या कोई कोषाध्यक्ष या कुछ बड़ी भूमिका देने की, लेकिन वो मध्य प्रदेश में ही रहे। और उनके प्रति हर्षवर्धन जी कह रहे होंगे कि वो 1.5 साल का 18 साल का अनुभव, उनके प्रति एक सहानुभूति भी लोगों में है। ये फैक्टर्स हैं। और इस बार गुटबाजी कांग्रेस में अपेक्षाकृत बहुत कम है, ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। दिग्विजय ऐसा लग रहा है कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका उद्देश्य क्या है? उनके बेटे वहाँ जो है वो राजनीति में हैं, वो विधायक हैं। उनका है कि देर सवेर अपने बेटे को राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे लाना। अभी वो स्थिति नहीं है। अभी उनका हित में यही है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनकी उम्र भी हो गई है, 2-3 साल बाद फिर आगे का देखा जाएगा गेम जो कांग्रेस में होता है।
तो इसलिए वो बिल्कुल एकजुट हैं वो पूरा। अच्छा, हिंदुत्व की जहाँ तक बात है, ये सही बात है, मध्य प्रदेश मतलब मुसलमान बहुत कम है वहाँ, मुस्लिम संख्या। भाई हिंदुत्व में कमलनाथ से पहले तो दिग्विजय सिंह सबसे बड़ा हिंदू है अपने आप में। नर्मदा की 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर की परिक्रमा उन्होंने की। जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो भस्म आरती करने उज्जैन महाकाल जाया करते थे, और उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी एक हिंदूवादी छवि बना रखी है। इसके बाद कमलनाथ जी तो सुपर हिंदू हो गए। वो तो दिग्विजय जी की छवि तो उल्टा है, वो दिल्ली में उल्टा है, मध्य प्रदेश में अलग है। उनकी छवि तो ओसामा जी वाली है। दिल्ली में, वो दिल्ली सेंटर, वो आजमगढ़ जाते हैं, बाटला हाउस के एनकाउंटर के वो ये सब उनके घरों में। ये सब करने के बाद नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी उन्होंने 2017 में। नर्मदा परिक्रमा यात्रा ओसामा बिन और बटला हाउस के बाद उन्होंने की थी। तो नर्मदा मैया की कृपा से उन्होंने वो सब धो दिया अपना। अच्छा, और अभी तो बयान भी आया उनका हिंदू राष्ट्र पर। हाँ जी, उनका बयान कमलनाथ वाली बात को उन्होंने काटा भी नहीं और काट भी दिया, घुमा फिरा दिया, गोली कर दी। अब वैसे एक चीज बताऊं आपको, बहुत सब यहाँ पता होगा कुछ लोगों को, दिग्विजय सिंह ने पहला चुनाव जो लड़ा था नगर वहाँ का पंचायत का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के ऊपर लड़ा था और हिंदू महासभा के समर्थन से लड़ा था राघवगढ़ में। मतलब तो उनका हिंदुत्व का बैकग्राउंड पुराना है, ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन ठीक है, और हिंदू होना हर एक का अधिकार है, जो हिंदू है। ठीक है। कमलनाथ जी, अमनंत जी जिक्र कर ही रहे थे कि वो बाबा बागेश्वर धाम की शरण में, और सारा मतलब जो हिंदुत्व का प्लैंक है एक तरह से उन्होंने उस पर बीजेपी का एक अधिकार नहीं होने दिया। ये प्रियंका गांधी है तो उस पर भी वो बाकायदा चल रहे हैं। एक और बड़ी बात जो है, जो महत्वपूर्ण ये है कि झगड़ा इस बार बीजेपी में ज्यादा है। एमपी में भाई ग्वालियर चंबल संभाग से उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, क्या कहते हैं वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा, चारों एक ही क्षेत्र से हैं। वहाँ टिकटों अभी जो 38-39 टिकट जारी हुए उनमें ग्वालियर चंबल संभाग की शायद 2 ही 3 सीटें हैं, बहुत सीटें। मतलब वहाँ भी बहुत रस्साकसी है। 23 आदमी जो आए उनमें दिया जाएगा, कुछ का 1-2 का कट भी गया है, नहीं मिलेगा, फिर आपस में एक दूसरे का एडजस्टमेंट करना। कांग्रेस में तो झगड़े इस बार नहीं, पर वहाँ ज़्यादा झगड़े हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस बीजेपी संगठित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, ले दे करके संघ का डंडा और सेंट्रल लीडरशिप का अनुशासन चल जाता है। लेकिन अभी जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं, आप देख लीजिए कितना विद्रोह की खबरें आ रही हैं। हर जिले जहाँ जहाँ जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है वहाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टक्कर, चूंकि रिकवरी हुई है, बीजेपी ने किया है, तमाम सारी योजनाएं भी शिवराज सिंह ने घोषित की हैं, उनका एक असर है। लेकिन इसके बावजूद अभी कांग्रेस को मैं वहां पर आगे देख रहा हूं। अब अभी चुनाव में 3 महीने हैं, 2-3 महीने बाकी देखें तो उसमें उसके बाद अब तक क्या स्थिति बनती है। ठीक है, कांग्रेस अपनी बढ़त बढ़ा लेती है या बीजेपी मुकाबले पहुंच जाती है, भी कुछ कहना। और राजस्थान में आप जो टक्कर दिखा रहे हैं, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में निश्चित रूप से जो रिवाज तो सरकार बदलने पलटने का रहा है, और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार रिवाज कायम रहेगा। 6 महीने पहले बिल्कुल एक तरफा स्थिति थी बीजेपी के पक्ष में, हम लोग भी ये मान के चल रहे थे और कहा जाता था। पिछले जब ये सचिन पायलट अशोक गहलोत का झगड़ा बिल्कुल चरम पे था, और अशोक गहलोत ये सारी चीज़ें और वहाँ के रिवाज को लेके, इधर एक तो क्या हुआ, झगड़ा जो है इसको बड़े प्यार से, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि मैनेज कर लिया गया, मैनेज ही हुआ है, मैनेज कर लिया, क्योंकि अभी सचिन पायलट खामोश है, मैनेज कर लिया, वो खामोश रहेंगे, चुनाव तो खामोश रहेंगे। उनको जो जिस तरह से बातें उनसे की गई हैं, और इसमें खड़गे जी की बहुत बड़ी भूमिका है, पूरा खड़गे जी को देना चाहिए श्रेय कि कैसे उन्होंने झगड़ा सुलझाया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मैं 1978 में मंत्री था कर्नाटक में, और 2013 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनना था तो उन सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया जो 2006 में पार्टी में आए थे। मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी, ये सचिन पायलट से कहा उन्होंने, और कहा कि आपका अभी उम्र है, सब कुछ है, आप कांग्रेस में हैं तो देश के नेता हैं, अलग जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे मैं नहीं जानता। मतलब बहुत तरीके से उन्होंने एक बड़े बुजुर्ग की तरह समझाया, और सचिन पायलट इस समय खामोश है इसलिए। और दूसरा जो अशोक गहलोत ने जो तमाम सारी योजनाएं लागू की हैं, इसमें स्मार्टफोन सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना है कि आयुष्मान योजना का इतना हम सब लोग बीजेपी और केंद्र सरकार ढिंढोरा पीटती है। 25 लाख का इलाज किसी को भी, कोई गरीब अमीर की सीमा नहीं है, और सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने स्ट्राइक भी सब किया, राइट टू हेल्थ दिया उन्होंने, पहली बार देश का राज्य है जिसे राइट टू हेल्थ दिया है। सबसे बड़ी योजना उनकी चिरंजीवी योजना है। फिर उसके बाद महंगाई, सिलेंडर, फोन, दुनिया भर की तमाम सारी योजनाएं उन्होंने की है, तो उनका कुछ असर हुआ है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जितने सर्वे आपके हुए अभी तक के, मैं 2-3 चैनलों पर गया हूं, अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और आज भी रेस में 40, 42, 45% के आसपास उनको सीएम के लिए मिलता है, सबसे आगे वो। एंटी इनकम्बेंसी वहां अगर है तो विधायकों के खिलाफ है। जो कांग्रेस के विधायक हैं
उन्होंने जो मनमानी की है, जिस तरह से अशोक गहलोत ने छूट भी दे दी थी, क्योंकि उनको सरकार चलानी थी। जब सचिन पायलट वाला जो ये एपिसोड हुआ मानेसर वाला, तो उनको लगा विधायक चले न जाए, तो विधायकों को उन्होंने खुली छूट दे दी। तो विधायकों की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। और अगर कांग्रेस ने टिकट काट दिए 30-40% विधायकों के, तो जो टक्कर की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर वो टक्कर सामने और आ जाएगी। और वसुंधरा फैक्टर के बारे में आशुतोष जी और लोग बता ही चुके हैं, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। वसुंधरा एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी, अगर वसुंधरा को बीजेपी ने कर्नाटक की तरह येदियुरप्पा के साथ जैसा किया था वैसा किया, तो फिर कर्नाटक जैसी स्थिति भी हो सकती है। और झगड़े की बात जहां तक है, कांग्रेस में सिर्फ केवल सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में है, बीजेपी में तो नीचे तक है। सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजवर्धन सिंह राठौर, वसुंधरा, अब इतने सारे ग्रुप है बीजेपी में नीचे तक कि वो जिले जिले तक है। ऐसा नहीं है कि वो खाली, ओके, वो दोनों जगह है। ओके, तो अब ये आकलन के बाद छत्तीसगढ़ के बारे में हम जब बात जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, एक लाइन और जोड़ दूं, जल्दी से। जो अभी आनंद भाई कह रहे थे कि हिंदुत्व की राजनीति भूपेश बघेल भी कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने हिंदुत्व के साथ साथ छत्तीसगढ़िया आइडेंटिटी को भी जोड़ लिया अपने साथ। वो एक उनका एडिशनल पॉइंट है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया का नारा देकर के। उसमें तो सारे खैर, जैसे मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में तो सर्वसम्मति है, सबको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ गया है। शरद प्रधान, एक कमेंट करिएगा, ये शिवसेना उद्धव गुट, कभी संजय राउत और आज प्रियंका चतुर्वेदी, ये बार बार कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। आपकी क्या राय है? मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का होने वाला है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल पोजीशन है उसमें ये पॉलिटिकल सेंस नहीं बनता है प्रियंका गांधी को वहां खड़ा करके शहीद करवाने का। क्योंकि ये किस उद्देश्य से कह रहे हैं? प्रियंका गांधी, मुझे तो लगता है कि रायबरेली अपनी मदर की सीट से लड़ेंगी, और राहुल गांधी के बारे में ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया गया, और लगता है कि अमेठी में वो वापस अपनी जगह बना लेंगे। अच्छा, ओके, इस पर विनोद जी का बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। अभी हम थोड़े शो शुरू होने से पहले यही डिस्कस कर रहे थे। विनोद जी, आप खुद ही बताइए आपका जो वो एक अलग ही टेक है। वो इंटरेस्टिंग टेक है। हाँ। अब चूंकि इंटरेस्टिंग ही है इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मैं कुछ नहीं क्या? कह सकता। मैं मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से आक्रामक हो गए, मोदी जी पर के खिलाफ आक्रामक हैं, तो उनको एक जोखिम लेना चाहिए। उनको वायनाड और बनारस दोनों जगह से लड़ना चाहिए। इसलिए कि देखिए, एक बार वो अमेठी से हार चुके हैं, हाँ। स्मृति ईरानी से। हाँ। तो अगर हारे जाएंगे, जो कि हारने की बात हम सब जानते हैं कि मोदी जी को हराना संभव नहीं है, तो कोई उसमें वो छोटे नहीं हो जाएंगे। क्यों, एक बार तो अमेठी से अपनी सीट से इमरती ईरानी से हार गए, लेकिन बड़ा वो अच्छा चुनौती सजेशन। देंगे। बहुत उसका अच्छा, असर कांग्रेस के बहुत वर्कर अच्छा पर बहुत जबरदस्त सजेशन है। पड़ेगा। और जीत गए तो क्या होगा? जीत गए वो तो बहुत अकल्पनीय स्थिति होगी। लेकिन विनोद जी, लेकिन वायनाड से तो जीत ही जाएंगे। हाँ, वायनाड से। लेकिन इसकी डाउन साइड, हर्षवर्धन त्रिपाठी एक कमेंट, इसकी डाउन साइड ये भी तो है, अगर राहुल गांधी वाराणसी में उतरे मोदी के खिलाफ, तो बीजेपी तो पूरे 24 की लड़ाई को राहुल वर्सेस मोदी बना देगी। वो तो चाहती है ये बीजेपी। देखिए मानक जी, आगे क्या होगा पता नहीं। विनोद जी बहुत वरिष्ठ हैं हमारे, सलाह देते रहते हैं, कांग्रेस के लोग सुने। लेकिन मैं बस इतना ही कह दूं कि जहां नरेंद्र मोदी होते हैं वहां राहुल गांधी प्रचार तक नहीं करने जाते। गुजरात में हम लोगों ने देख लिया था। दूसरा, 2019 में प्रियंका गांधी के लिए भी ऐसे वाटर टेस्टिंग